Hello everyone. Based on your earlier request regarding EH-PH diagram, geographical fencing and Garrel's diagram, its implication, especially in uranium, I am going to prepare this presentation. I hope you will be understanding very clearly, concept will be cleared. Whatever further question will be there, you can clarify in comment section. So, इसके अर्लियर भी एक वीडियो था EH इन मिनरल एक्सप्लोरेशन बोल के है, आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं, सेम चैनल में इट इज़ अवेलेबल. सो उसी का कंटिन्यूएशन आप मान सकते हैं. सो उसमें सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात किया था, ठीक है. तो उसी को फर्दर आसान तरीका से क्रिस्टल क्लियर कर देंगे. Conceptual clarity will be maintained. So again, redox reaction क्या है, just एक ब्रश अप कर लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे. So it is the any reaction those involving oxidation and reduction of geochemical species. As we know, oxidation means loss of electron, reduction means gain of electron, ठीक है. सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो एक ही साथ बनता है. जियोकेमिकल हाफ सेल एंड फुल सेल रिएक्शन, फुल सेल में दोनों बनेगा, ठीक है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है इसको. सो एक पार्ट में ऑक्सीडेशन मतलब दूसरा पार्ट में ऑटोमेटिक रिडक्शन, तभी तो टोटल चीज इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा. सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैनॉट एग्जिस्ट अलोन इन ए रिएक्शन. कोई पार्ट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है मतलब दूसरा कोई रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, एक हाफ सेल रिएक्शन देखो, हाफ रिएक्शन, ये टोटल रिएक्शन बाद में दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इधर क्या है, एक जिंक है, ठीक है, सॉलिड जिंक क्या करेगा, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ठीक है. व्हेन जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट विल फॉर्म Zn2+. तो Zn2+ हो जाने से क्या होगा, जिंक आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब मेटल से निकल के आएगा. ऑन द अदर हैंड और एक हाफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखो, ये तो ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ. कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होने से क्या होगा, Cu2+ में सॉल्यूशन में अगर कॉपर है उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन होने से कॉपर मेटल बन जाएगा, ठीक है. एंड इसको कॉपर ऐड हो जाएगा. इसमें देखो जिंक का ये व्हाइट कलर का डॉट्स गोला को मान लो जिंक, एंड ये ब्रश कॉपर कलर ही है, ये ब्राउनिश कलर दो है कॉपर, ठीक है. सो देखो जिंक ऑक्सीडाइज्ड होने से क्या हो रहा है, निकल जा रहा है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड कॉपर रिड्यूस होके कॉपर का लेयर बन जा रहा है ना. सो फुल रिएक्शन ऐसा है, जिंक प्लेट रहेगा, कॉपर प्लेट रहेगा. ये तो पहले में भी हम लोग डिस्कस किया था. सो फर्दर क्या है, हम लोग फाइनली क्या किया था, कोई भी गॉसन एरिया या कॉपर डिपोजिट में क्या होता है, ऑटोमेटिक एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, बोला था ना. ऊपर में एनोड बन जाता है, नीचे कैथोड बन जाता है. ऊपर ऑक्सीडाइज्ड एनवायरनमेंट से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मीन्स एनायन, नीचे कैटायन आ जाएगा. सो कंडक्टिविटी का अगर कोई मिनरल बॉडी में एक्सप्लोरेशन के टाइम पे क्या होगा, इसको आप रीड आउट करो. एन एक्सटेंसिव आयोनिक सोर्स दैट इज मिनरल बॉडी, नीचे जो रहता है मिनरल क्या करेगा, मेटालिक मिनरल मतलब मेटल कैटायन रिलीज करेगा ना. कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ठीक है. तो ऊपर में इलेक्ट्रॉन ये करेगा, एनायन मूव करेगा. एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज ऊपर से नीचे आएगा, एंड कैटायन नीचे से ऊपर जाने का प्रयास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड देने से, ठीक है. ये तो सिंपल है, पहले भी हम लोग डिस्कस किया था. नेक्स्ट में जाते हैं. अभी देखो EH-PH में कैसे इंपॉर्टेंस है इसका. सेम वे में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिएक्शन तो देखा, अभी देखो सेम उसको और एक बार देखो. ये जो ऑक्सीडाइज जोन है वाटर टेबल का नीचे पे रिड्यूस जोन है. सो उसी को अगर EH वर्सेस pH में प्लॉट करो, EH का ऊपर में तरफ मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन बढ़. मैं और आसान तरीके से समझाऊंगा, फिलहाल जस्ट देख लो. EH इस साइड में बढ़ रहा है, ठीक है, इस साइड में pH बढ़ रहा है, यही तो EH-PH डायग्राम है.
तो इसमें कॉपर का देखो बोर्नाइट, चैल्कोपाइराइट बन रहा है, ये जो नीचे बन रहा है ना, लो EH मतलब लोअर वैल्यू, रिडक्शन जोन। सो बोर्नाइट, चैल्कोपाइराइट ये सब रिड्यूस्ड फेसिस है, एंड ऊपर की तरफ हाई EH के तरफ ऑक्सीडाइज्ड फेसिस होगा। सिमिलरली pH का इस साइड में जितना जाओगे OH माइनस हाइड्रोक्साइड्स बन जाएगा, इस साइड में H प्लस वाला, ठीक है। सो कॉपर और डिपोजिट इधर जो इलस्ट्रेशन हो रहा है इसी का कोरिस्पॉन्डिंग EH-PH डायग्राम है, ठीक है। सो EH-PH डायग्राम का मेन इंपॉर्टेंस को समझो पहले। जियोकेमिकल एक्सप्लोरेशन मॉडल एंड डिमार्केशन ऑफ टारगेट एरियाज विथ हाई मिनरलाइजेशन पोटेंशियल। प्रॉपर तरीके से अगर EH-PH डायग्राम को समझ गए तो इसका बहुत यूटिलाइजेशन रहता है मिनरल एक्सप्लोरेशन में, बिकॉज मिनरल स्टेबिलिटी, mineral occurrence, metal mobility, transport, reduction oxidation states, identification of redox boundary, all can be possible to define. Demarcation is possible, and that in turn can give significant information to develop exploration model and demarcation of target areas, and especially high mineralization potential area can be shortlisted based on this EH-PH diagram. So इसका बेसिक्स में आते हैं अभी। EH-PH डायग्राम को इट इज ऑल्सो नोन एज प्यूरेविक्स डायग्राम, बिकॉज मार्सेल प्यूरेविक्स बोल के एक साइंटिस्ट था, रशियन बॉर्न बेल्जियन केमिस्ट था, ठीक है। इसका फोटो है। सो वो फर्स्ट टाइम ये चीज को इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। सो EH-PH डायग्राम में प्लॉट करके ना थर्मोडायनामिकली स्टेबल फेजेस को कौन सा अनस्टेबल फेज सब कुछ डिमार्केशन करा था। इट इज जस्ट लाइक जो फेज डायग्राम होता है ना, जो लाइन रहता है, लाइन के ऊपर रहने से दोनों फेज एक साथ मिलेगा, कोई विदाउट लाइन कोई फील्ड के अंदर रहने से वही कोरेस्पॉन्डिंग फील्ड मिलेगा, या फिर ट्रिपल जंक्शन में मिलने से तीनों फेज एक साथ मिलेगा, जैसा था इनवेरिएंट पॉइंट, बाइवेरिएंट पॉइंट, ठीक है। उस वैसा ये है। अभी देखो इजी तरीके से हम बोल देता हूँ, पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट को भी ग्रास्प कर लो, फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता हूँ, ठीक है। सो क्यों करेंगे वो जानना है ना पहले, फिर तो कॉन्सेप्ट का बात आएगा। तो ये कारण है, ठीक है। हाउ EH-PH डायग्राम कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग जियोकेमिकल एनवायरमेंट्स ऑफ यूरेनियम, बिकॉज ये यूरेनियम क्यों, बाकी चीज के लिए, बाकी मेटलिक इसके लिए भी बहुत यूजफुल होगा, बट सिंस यूरेनियम के लिए हम रिक्वेस्ट रेज हुआ था तो इसमें यूरेनियम में भी डिस्कस करेंगे, बट बाकी चीज भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। ब्रॉडली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डोमिनेंट स्पीसीज, ये 5 पॉइंट को याद रखो, जस्ट ये सब चीज यूटिलाइजेशन यूजफुल है। इसका यूज अब EH-PH डायग्राम रिडॉक्स कंडीशन अंडरस्टैंडिंग में होता है, यूरेनियम मिनरल फॉर्मेशन कैसे होगा वो पता चलेगा, जियोकेमिकल स्पेसिएशन पता चलेगा, है ना, कौन सा स्पीसीज कहाँ बनेगा, कौन सा EH-PH कंडीशन चाहिए। तो फील्ड में कोई भी मिनरल, यूरेनियम मिनरल देखने से ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा EH-PH कंडीशन में हुआ, ठीक है, और कौन सा पोटेंशियल है कि नहीं। ऑक्सीडाइज जोन का इंडिकेटर अगर कुछ मिलेगा तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंस होगा कि नहीं एट ऑल। ये सब चीज अंडरस्टैंडिंग में एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने में मदद होता है। नाउ EH वर्सेस PH को पहले बहुत आसान तरीके से करते हैं। देखो 0 वैल्यू है EH का, इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव, ठीक है। इस साइड में PH वैल्यू हो रहा है 0 to 14 मान लो, ठीक है। तो इधर जो देखो डॉट है ना, डॉटेड लाइन है। EH-PH का सबसे बेसिक चीज है, एक्वस जियोकेमिस्ट्री पहले जान लेते हैं। ये डॉट क्या है, ठीक है। ये जो डॉट्स, दो डॉट्स है ना, इंक्लाइन डॉटेड लाइन, ये क्या है, ये है वाटर का फील्ड, वाटर का स्टेबिलिटी फील्ड, ठीक है, लिक्विड वाटर का। इसके ऊपर में जाने से ये जो रेस्ट्रिक्टेड जोन है ना, इसके ऊपर में जाने से H2O विल बी टोटली ऑक्सीडाइज्ड एंड ओनली ऑक्सीजन मिलता है, H2O फॉर्म में मिलेगा ही नहीं कभी। और इसका नीचे जाने से H2O रिड्यूस होके H2 बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। सो इसका नीचे कभी भी वाटर मिलेगा नहीं। सो कोई भी चीज है, एक्वास जियोकेमिस्ट्री फील्ड है ये, कोई भी सॉल्यूशन, वाटर रिलेटेड सॉल्यूशन का जो भी जियोकेमिकल फिनोमेना होता है वो इसी डोमेन के अंदर होगा।
इसके बाहर में वाटर रहेगा ही नहीं, तो एक्वास जियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। सो एक्वास जियोकेमिस्ट्री, कोई भी सॉल्यूशन केमिस्ट्री, कुछ भी पानी में यूरेनियम +6+4 जो भी बोलो, इस फील्ड के अंदर होना है। पानी रिलेटेड कोई भी फिनोमेना एक्वास जियोकेमिकल फील्ड है ये, ठीक है। नाउ एक्वास जियोकेमिस्ट्री का फील्ड ऐसा क्यों है वो भी जानना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, H2O पोलराइज, H2O में भी पोलराइजेशन होता है ना, H+ OH- रहता है ना। ऑफकोर्स H+ जितना रहता है OH- भी उतना ही नंबर में रहेगा, है ना। इसको ऑटो आयनाइजेशन बोला जाता है। सो ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर प्रोड्यूस इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH-। सो थर्ड ब्रैकेट से कॉन्सेंट्रेशन को सिंबलाइज किया जाता है, एज यू मस्ट बी नोइंग। सो सिंस H+ एंड OH- सेम रहता है, तो दोनों को सेम मान लो, H+ इक्वल टू OH-। सो फॉर कन्वेंशन H+ को किसी एक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टोटल कितना आयन है, टोटल आयन दैट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट H+² OH- एंड H+, लेकिन OH- भी तो H+ का इक्वल है। तो इन टर्म्स ऑफ H+ क्या होगा, H+ इंटू H+, है ना। तो H+ स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस डिसोसिएशन इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोल रहे हैं ना, सो मल्टीप्लीकेशन होता है H+ इंटू OH- दैट इज H+ इंटू H+, बिकॉज OH- मतलब भी तो H+ ही है, बिकॉज दोनों सेम रहता है, इक्वल अमाउंट में रहता है। सो देखा जाता है स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर 25 डिग्री को मान लो, सेल्सियस को, 1 एटमोस्फेयर को मान लो, तो क्या होता है ना, 10⁻⁻14 रहता है मोल स्क्वायर पर। ये ऐसे ही आयनिक प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है, ठीक है। सो एट 25 डिग्री सेल्सियस KW मतलब क्या है, H+² दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14। हम लोग तो जानते ही है, pH मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो अगर H+ आयन H+ का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर 10⁻⁻14 होता है, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, √ऑफ 10⁻⁻14, 10⁻⁷ हो जाएगा। बट माइनस लॉग 10⁻⁷ मतलब क्या होता है, 7 होता है। तो pH नेचुरल नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, 7 होगा। न्यूट्रल वाटर में दिस इज 7। ओके, सो ये है मेन फंडा। So anything in this aqueous solution must fall within these two lines. Aqueous geochemistry ये है, बार बार याद रखो। इसके बियॉन्ड जाने से हो ही सकता है, लेकिन वो पानी रिलेटेड चीज नहीं रहेगा, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज जोन रहेगा, ये रिड्यूस जोन रहेगा। जियोकेमिकल फ्रेंड्स में इट इज एक्वास जियोकेमिस्ट्री का फील्ड नहीं रहेगा, सॉलिड जियोकेमिस्ट्री रहेगा, ठीक है। तो इसमें जस्ट एक सिंपल चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, बट जस्ट अटेंशन से सुनने से आपको पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है, ज्यादा टेंशन का कुछ नहीं। नर्म्स इक्वेशन, यही इक्वेशन सबसे फंडामेंटल चीज है, जिसके बेसिस में फर्दर चीज सब कुछ रहेगा। ज्यादा मैथमेटिक्स या वैसा करके कुछ नहीं है, आप सिंपल सुनने से आपको पता चलेगा। कोई भी रिएक्शन में A + B + BB = CC + DD, तो C मतलब नंबर ऑफ, मान लो कितना सारा एटम है? तो वैसा करके करने से क्या होगा, Q C का कॉन्सेंट्रेशन, जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। ऐसा करने से नॉर्म्स इक्वेशन फाइनली क्या बोलते हैं, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। जो गिव्स फ्री एनर्जी है ना, उसका इनिशियल गिव्स फ्री एनर्जी प्लस RT ln Q होता है, ठीक है। सो उसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है -NF डेल्टा E। इसको नहीं जानने से भी पता चलेगा, बट फिर भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इसको मैं रख रहा हूँ। RT मतलब आपको तो पता होगा गैस कांस्टेंट है, T मतलब टेम्परेचर केल्विन है, F मतलब फैराडे कांस्टेंट, इज फिक्स्ड, ठीक है। तो ये सबको डालने से फाइनली E के E मतलब क्या होता है, देखो सेल पोटेंशियल। E के टर्मिनोलॉजी से बोलने से ऐसा आएगा ΔE0 - RT/NF, ठीक है, ln E। नाउ तो थर्मोडाइनामिकल रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल, हाफ सेल फुल सेल रिएक्शन में ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन, ये सब इन्वॉल्व रहने से ये सबसे रिलेशनशिप करने के लिए नॉर्म्स इक्वेशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो ये नॉर्म्स इक्वेशन है, ΔE = ΔE0 मतलब एट द बिगिनिंग
माइनस RT बाई NF ln A। नाउ ln मतलब क्या है, log टू दी बेस 2 जो होता है ना, इसी को 10 टू दी बेस करने से क्या होगा, 2.303 मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। तो उसी का फर्दर R का वैल्यू, F का वैल्यू, ये सब नोन वैल्यू है, कांस्टेंट है ना। एंड 2.303 ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ln को log में कन्वर्ट करने के लिए, log मतलब बेस में 10 रहता है ना, तो फाइनल ऐसा नॉन्स इक्वेशन फर्दर मॉडिफाई होकर ऐसा होता है, ठीक है। सो लेट्स डिटरमाइन PURBX डायग्राम फॉर वाटर इंक्लूडिंग स्टेबिलिटी रीजन ऑफ वाटर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो वाटर का देखो ऐसा होता है, ये जो अभी दिखा रहा था ना, दिस इज द जो शेडेड रीजन है, ये वाटर का स्टेबिलिटी फील्ड, ठीक है। इसके ऊपर क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, वाटर रह ही नहीं सकता ना, ऑक्सीडाइज जोन है ये ज्यादा हो गया। इधर क्या है, रिड्यूस जोन है, ये कम हो गया, तो हाइड्रोजन फील्ड। तो ये जो डॉटेड लाइन स्लोपिंग लाइन है देखो, तो EH वर्सेस PH को स्लोप कैलकुलेट करने से देखो, EH का क्या था, वोल्ट इन टर्म्स ऑफ वोल्ट होता है, मिली वोल्ट होता है ना, और PH मतलब जस्ट नंबर। तो पार PH इसमें क्या -15, ये तो स्लोप नेगेटिव स्लोप है ना, स्लोप घट रहा है, मतलब धीरे वैल्यू तो घट रहा है EH का। सो -59.2 मिली वोल्ट पार PH। सो 0 to 7, इसको 7 सब डिविजन में डिवाइड किया ना, तो 0 to 1 में कितना कम होगा, 59.2 मिली वोल्ट कम हो जाएगा। सो इसीलिए माइनस सिंबल है, पार PH में इतना सिंबल में घट रहा है, इसीलिए ऐसा स्लोप में ये लाइन है, ठीक है। नाउ इसमें क्या है, इस साइड का क्या रिएक्शन होता है, तभी तो ऐसा बन रहा है ना, ऑक्सीडाइज जोन में ऑक्सीजन बन जाता है, इधर H2O बन रहा है, तो इधर क्या होगा, इसी का अपोजिट साइड से रिएक्शन सोचो, H2O क्या होगा, ऑक्सीजन प्लस H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इस जोन में। सो इसीलिए इधर कभी भी H2O नहीं जाएगा। सिमिलरली इधर क्या होगा, ऐसा H2 बन जाएगा, है ना, ठीक है, बस सिंपल। और जितना इस साइड में जाओगे OH माइनस बनेगा, इधर H प्लस रहेगा। सिमिलरली इधर भी ये H प्लस OH, ये जो एक्स एक्सिस जो है PH एक्सिस में, जितना इस साइड में जाओगे OH बढ़ेगा, जितना इस साइड में H प्लस रहेगा, ठीक है। इस एंगल इधर से क्या होगा, ये H का प्लस होते जाएगा, इतना माइनस होते रहेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा, इतना ही, ठीक है। नाउ सो वाटर का कोई भी एक रिएक्शन मान लो, इसको मान लो इस साइड का, ठीक है। ये फील्ड को कैसे ये होता है देखो, ये जो ऊपर में जो दिखा है देखो, ऊपर का जो रिएक्शन है और नीचे का जो रिएक्शन है, दोनों को अच्छी तरह सोचने से अगेन एनोड कैथोड का कॉन्सेप्ट आएगा। देखो ऊपर में क्या हो रहा है, ऊपर में हो रहा है H2O ब्रेक होके क्या होगा, ऑक्सीजन बनेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड में होता है। सिमिलरली नीचे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, गेन हो रहा है, तो रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन मतलब कैथोड होता है। तो देखो इधर भी आप एनोड कैथोड का कॉन्सेप्ट ला सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, नथिंग बट, है ना। तो इधर ऊपर में ऑक्सीडेशन मतलब अगेन बोल रहा हूँ, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। सो उस जियोकेमिकल इसमें कॉपर मिनरलाइजेशन का जो प्रोफाइल था वाटर टेबल का ऊपर नीचे, उसमें भी देखो ऊपर एनोड था, नीचे कैथोड था। तो जितना रिडक्शन में जाओगे कैथोड बनेगा, ठीक है। सो अभी इसी नॉन्स इक्वेशन को प्रीवियस में जस्ट स्लाइड में दिखा है ना, उसी को स्पेशली करो। E0 माइनस वो जो वैल्यू है, कैसे आया वैल्यू तो दिखाया ना, RT/NF करके। N क्या है बोलता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 0.0592 डिवाइडेड बाई N log H2, इसको ये रिएक्शन को मान लो, है ना। तो रिएक्शन का रिएक्टेंट इस साइड में उधर है ना, तो इसीलिए H2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ये 2 है ना, इसीलिए उसको 2 आ गया, ठीक है। सो फर्दर मॉडिफिकेशन करने से क्या होगा, H2 का तो गैस हो गया, इस तो 1 हो जाएगा ना H2 वैल्यू का कॉन्सेंट्रेशन, तो आयन नहीं। सो फाइनली ये नेगेटिव है, डिवाइडेड बाई है ना, तो -2 है, log -2 है H, ठीक है। सो हेंस E0 फाइनली क्या होगा, आप सिंपल कैलकुलेट करने से होगा E0 माइनस 0.0592 इंटू पीएच क्यों, नेगेटिव लॉगरिथम H प्लस आयन, है ना। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, pH होता है, क्लियर ना।
इधर 2 मतलब इधर -2 आ जाएगा, सो -2 log H प्लस, सो -2 pH, -2 pH, ठीक है, ठीक है ना। -2 pH मतलब माइनस log H प्लस मतलब ही तो pH हो गया। सो अभी और नेगेटिव सिंबल नहीं रहेगा, ओनली 2 रहेगा, लेकिन इधर n इक्वल टू 2 अगेन, इधर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, सो 2/2 न्यूट्रल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो फाइनली E0 इक्वल टू ये वाला वैल्यू आएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू को ऐसा करके अभी प्लॉट करो, EH का अपर लिमिट में 1.23 होता है ना, EH का जो जियोकेमिकल फेंसिंग, जियोकेमिकल EH पेज डायग्राम में वाटर का हायर वैल्यू जो है EH वैल्यू 1.23 होता है, कि ये इक्वेशन डालो, और लोअर लिमिट में कितना होता है, 0 होता है, तो 0 माइनस 0.592 pH आएगा, ऊपर में 1.23 माइनस 0.592 pH आएगा, ठीक है। सो यही pH को अभी 1 2 3 करके सब वैल्यू को डालते रहो, तो डालते डालते अलग अलग वैल्यू आएगा, कनेक्ट कर दो वैल्यू को, देखो ऐसा लाइन आ जाएगा अपर लिमिट का, लोअर लिमिट का सेम, ये तो 0 से स्टार्ट है, सो इसमें pH का 1 2 करके 14 वैल्यू डालो, डिफरेंट लोअर लिमिट का सब वैल्यू को कनेक्ट कर दो, ऐसा फील्ड बन जाता है ना। सो ये है वाटर का स्टेबिलिटी फील्ड, अपर लिमिट ऑफ वाटर स्टेबिलिटी फील्ड में ऑक्सीजन, उसके बियॉन्ड इसमें हाइड्रोजन बनेगा। फर्दर पीएच के अनुसार क्या होगा, इस साइड में अल्कालाइन बनेगा, OH माइनस आ जाएगा, इधर एसिडिक बनेगा, इतना तो आपको पता होगा ना। ये देखो एक उदाहरण भी दिखाया गया है, 1.23 बोला था ना हायर वैल्यू, सो जब 1.23 है, pH जब 0 है, हाँ कितना आएगा, 1.23 आएगा, इसीलिए पहले 1.23, एंड EH स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन भी यूज होता है, उस वैल्यू से ये स्टैंडर्डाइज्ड ऑलरेडी कांस्टेंट है 1.23 स्टार्टिंग वाला, और इसका लिए 0 है लोअर लिमिट ना, वैसे ही 14 वैल्यू बोलने से 0.404 वोल्ट होता है, तो इधर जाने से 1.23, इधर जाने से 0.404। सिमिलरली ये वाला कैलकुलेशन 0 माइनस 0.0592 pH करने से, pH का वैल्यू डालो 0 से लोअर लिमिट आएगा माइनस 0.826। ये इस जगह को आप, अगर ये वीडियो का टाइमिंग बचाने के लिए हमको तो बोलना पड़ेगा, आप चाहे तो इसको कैलकुलेशन को रोक के देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी देखो जियोकेमिकल फील्ड को देखो, जब इतना ऊपर की तरफ जाओगे ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट, जितना नीचे की तरफ रिड्यूसिंग। अभी देखो इधर देखो, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग वैनाडियम डिपोजिट कौन सा जगह पे होगा, ऊपर की तरफ होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग लेड डिपोजिट होगा, थोड़ा हाइड्रोक्साइड बढ़ जाता है, तो pH भी जितना घटेगा तब लेड आएगा, ठीक है, और EH भी घट रहा है, pH भी थोड़ा घट रहा है, तब लेड आता है। वैनाडियम कहाँ आएगा, एकदम ऑक्सीडाइजिंग जगह पे ना। ये दिस इज जो ये जो 0.8 के पास का जो लाइन बन रहा है, पैरेलल लाइन, सो दैट इज इंडिकेटिंग एनवायरमेंट्स इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसके बाद देखो जितना नीचे की तरफ जाओगे ट्रांजिशनल एनवायरमेंट, उसके बाद एकदम एटमॉस्फेरिक नहीं है, आइसोलेटेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक, टोटल रिड्यूसिंग जोन है, ठीक है। सो माइन वाटर, रेन, स्टीम, नॉर्मल ओशियन वाटर, अरेस्टेड सलाइन रिड्यूसेस, सब कुछ इस जगह जोन में आता है। ट्रांजिशनल एनवायरमेंट के बाद क्या है, ग्राउंड वाटर आ जाएगा, उसके बाद पीट, बॉक्स, वो सब वाटर आएगा, वाटर लॉग सॉइल्स, यूजेनिक मेरीन एनवायरमेंट, ऑर्गेनिक सलाइन वाटर, ये सब आएगा, ठीक है। इसीलिए इधर ऑक्सीडाइजिंग, इधर रिड्यूसिंग, एसिडिक, अल्कालाइन, ये तो है। अभी देखो, अभी अच्छी तरह देखो स्पेसिफिकली यूरेनियम का क्या होता है, +4 +6, तो इस साइड में जितना ऊपर की तरफ जाओगे +4 से +6 आएगा। यूरेनियम का 2 मेजर ऑक्सीडेशन वैलेंस स्टेट होता है ना, +4, इधर देखो इधर सब +4 का ये है, UOH3+, मतलब क्या U+4 है, OH माइनस को ऐड करने से क्या होगा, U+4 होना पड़ेगा ना, ठीक है। OH का तो -1 है ना, तो UOH+3 मतलब U+4 में है, ये तो U+4 में है। UO2 2+ मतलब क्या, U+6 में है ना। ऑक्सीजन का दो वैलेंस होता है, 2 × 2 4 +2+ और भी ऐड करो 6, तो ये क्या है 6 होना पड़ेगा ना, समझ गया ना। हाँ, तो जितना इस साइड में जाओगे U+6 हो जाएगा, ठीक है ना। इस साइड में जितना जाओगे क्या होगा, OH वाला आएगा, देखो इधर OH बढ़ेगा, इस साइड में जितना राइट साइड में जाओगे
इधर देखो UOH3+, एक ही OH है। इधर देखो UOH होल 4, मतलब OH बढ़ रहा है ना। फर्दर इस जोन में जाने से तो H2 आएगा, इसमें ऑक्सीजन आएगा, ओनली ऑक्सीजन। बट इधर देखो अगेन ऑक्सीडाइज जोन में भी UO2 OH ऐड होते जाएगा ना, OH2 इधर OH3 इधर OH4। जितना इधर जाओगे OH बढ़ेगा, जितना इस साइड में जाओगे यूरेनियम का वैलेंस स्टेट बढ़ेगा, +4 से +6 की तरफ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी देखो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैलेंस नंबर इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में H+ डिक्रीज हो रहा है और OH- इंक्रीज हो रहा है जितना इस साइड में जाओगे। सो दैट्स ऑल। इस तो ये जो जोन के अंदर है ये सब एक्वस जियोकेमिस्ट्री का बात कर रहे हैं वो, ठीक है, बिकॉज वाटर फील्ड के अंदर है। बियॉन्ड एक्वस जियोकेमिस्ट्री यूरेनियम का क्या होगा देखते हैं। दिस इज द केस। तो इधर 0 के नीचे होने से क्या होगा, रिड्यूस जोन। 0 इधर 1.23 के ऊपर होने से क्या होगा, ऑक्सीडाइज जोन। इधर देखो अभी 0, ये तो 0 है, तो 0 का नीचे है EH। सो ये सब नॉन एक्वस फेसिस है, ठीक है, पानी का बाद है ही नहीं इधर में, ठीक है। और इधर रेस्ट्रिक्टेड pH है, देखो 8, 9, तो इसमें देखो पूरा 13, 14 इंटायर स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। तो उसी को पार्ट को जूम इन किया गया है। मान लो इस पोर्शन को वैल्यू देख लेना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का वैल्यू देखो। इधर 0 से एकदम है ना +1, 2 तक, और इधर पूरा इंटायर pH है। लेकिन इधर देखो, इधर 0 इधर है, -0.3 तक ही है, इधर -0.55 सब कुछ है ना, ठीक है। सो EH का इधर 0 के नीचे ऐसा करके लाइन के सोचो, तो पानी का स्टेबिलिटी फील्ड का बियॉन्ड क्या होता है, पीट। तो इधर सिलिका, ऑर्गेनिक मैटर, सीडेराइट, रोडोक्रोसाइट, फॉस्फेट, ग्लूकोनाइट, ये सब है। यह है जियोकेमिकल फेंस। फिर इधर क्या OH बढ़ रहा है, मतलब एल्कलाइन बढ़ रहा है, तो इसीलिए कैल्साइट, ऑर्गेनिक मैटर आएगा। सो लाइमस्टोन रिलेटेड या कार्बोनेट रिलेटेड, कभी जैसे कि वेम्पली डोलस्टोन में काडाप्पा यूरेनियम में, तो इस टाइप का जगह पे मिलेगा। बट काडाप्पा का अनदर इम्पोर्टेंस जो ये है, 7 का बियॉन्ड में ही तो अल्कालाइन है, लेकिन इधर ऑर्गेनिक मैटर का भी रोल रहता है, जैसे स्टोमेटोलाइट्स। तो इसीलिए काडाप्पा का ऐसा टोटल रीजियन में, काडाप्पा का वेम्पली डोलस्टोन में जो यूरेनियम है ऐसा जगह पे हो रहा है। ऑर्गेनिक मैटर, फास्फोराइट, पाइराइट, सिलिका सब कुछ रहता है इस फेंस में। तो नेचुरल फेंस का फर्दर थोड़ा राइट में जाने से, स्लाइटली अल्कलाइन जाने से लाइमस्टोन फेंस में आएगा, ठीक है। तो लाइमस्टोन फेंस के अंदर ही तो मिल रहा है ना, तो कैल्साइट, ऑर्गेनिक मैटर, तो इंटर इतना वाइड रेंज में जियोकेमिकल कंडीशन है जिसमें यूरेनियम मिलता है काडाप्पा में, ठीक है। इधर क्या है, इधर फर्दर 0 के एकदम आसपास में है ना। सो ये रिड्यूस कंडीशन धीरे धीरे ऑक्सीडेशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो स्लाइटली रिड्यूसिंग, 0 के ऊपर जाने से फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट बढ़ेगा। बट कंपैरेटिवली ये मोर रिड्यूस्ड, ये मोर ऑक्सीडाइज्ड जितने इस डायरेक्शन में जाओगे। तो ये FeMn ऑक्साइड कार्बोनेट फेंस है ना, ऐसा एंगल में होता है फेंस। सो डोमेन को इंडिकेट कर रहा है। इधर देखो, इधर हिमाटाइट, लिमोनाइट क्या है, ऑक्सीडाइज जोन में चला गया ना, 0 के ऊपर है, पानी में ही है, बट इससे कंपेयर टू दिस नीचे के कंपैरिजन में ये मोर ऑक्सीडाइज्ड है, ये मोर अल्कलाइन है। सो सेम ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन है, लेकिन इधर ज्यादा अल्कलाइन, इधर लेस अल्कलाइन। तो ज्यादा अल्कलाइन होने से अगेन कैल्साइट देखो ऐड हो गया, लिमोनाइट तो है ही वाइड स्टेबिलिटी रेंज में, ग्लूकोनाइट है, हिमाटाइट है, ठीक है, बट कैल्साइट ऐड हो जा रहा है इधर, है ना, जैसे लिखा। तो ये है जियोकेमिकल फेंस का मेन इंपॉर्टेंस, यूरेनियम का स्पेसिएशन में बहुत काम आता है। बाकी कोई भी एक्वस जियोकेमिस्ट्री के बियॉन्ड में जाने से भी समझ गया ना, एक्वस जियोकेमिस्ट्री इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम इसी लाइन से, 0 से जाएगा -0.8, वो जो वैल्यू कैलकुलेट किया था ना, इधर 1.23 से 0.4 के आसपास। So EH is the dominant control of uranium evasion. Low EH leads to precipitation of uraninite coffeinite because low EH में बोला था ना +4 रहेगा। अब +4 यूरेनियम का क्या होता है, वो ज्यादा मोबाइल फेज नहीं है, इजीली प्रेसिपिटेट हो जाता है। एंड मोर ओवर सॉर्प्शन, डिफरेंट टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाने में मदद करता है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ अदर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स। ऐसा जो ऑर्गेनिक फेंस है, तो ऑर्गेनिक में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप रहता है ऑर्गेनिक मैटर का, एल्केन, एल्काइन, तो उस सब के साथ यूरेनियम का बायोफाइल टेंडेंसी रहता है बोल के ऐड हो जाता है। सो ऑर्गेनिक मैटर, क्ले, ये सब के साथ वो रिड्यूस जोन में हो जाता है। फिर सिलिका जहाँ पे रहता है स्टेबल होता है, सिलिका रिच कॉफीनाइट बन जाता है। सॉर्प्शन ऑफ U+6 बाय ऑर्गेनिक मैटर, क्ले प्रोसीड प्रीसीड रिजेक्शन, रिजेक्शन कभी कभी रोक भी देता है,
ऑर्गेनिक मैटर रहने से, ठीक है। बट ये एक्वस जियोकेमिस्ट्री समझना चाहिए, कहाँ पे एक्वस डोमेन है। soluble U in SO4 PO4 Cl2 NO3 complexes in oxidizing environment। देखो ये क्या था, लो EH था, ठीक है। उधर क्या क्या हो रहा है देख लो, यूरेनियम प्लस सॉर्प्शन होता है, ठीक है, +6 में ही रहेगा, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर ये सबके साथ ऐड हो जाता है। सरफेस टेंशन भी रहता है ना चार्ज के लिए, कॉफिनेट हो जाता है कभी, ठीक है। कॉफिनेट प्राइमरी मिनरल +4 हो जाता है रिड्यूस होके, और ऊपर जाने से क्या होगा, सॉल्यूबल कंडीशन में आएगा, तो सल्फेट के साथ रहेगा, फॉस्फेट के साथ रहेगा, क्लोरीन NO3 इसके साथ रहेगा, ठीक है, एनवायरमेंट में रहेगा। एंड H2S के साथ क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, Fe2+ ऑर्गेनिक मैटर मीथेन सब रिड्यूस कर देगा उसमें +6 को, ठीक है, उस कंडीशन में। नाउ ये चीज यूरेनियम का सिंपल जियोकेमिस्ट्री समझ में पता चलेगा, हम जस्ट फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जियोकेमिकल फील्ड जो है। सो इसके नीचे ये सब जो जोन है, ये सब नॉट एक्वस जियोकेमिस्ट्री का पार्ट नहीं है ना। ऐसे करके जा रहा है ना, 0 से वाटर का स्टेबिलिटी फील्ड, ऐसा नहीं, लोअर बाउंड्री, तो उसका नीचे होना चाहिए सब, तो ये नहीं है ना, ये चीज समझना चाहिए। सो इफ एप्लीकेबल appreciable vanadium present, secondary uranium minerals can precipitate in oxidant condition also by evaporation, hydrolysis and decomposition in arid climate, ठीक है। क्यों हो रहा है तो फिर, तो EHPH से भी फर्दर क्या और क्या कंट्रोलिंग फैक्टर, टेम्परेचर होता है, बहुत सारा अदर फैक्टर्स भी रहता है ना, ठीक है। तो उस टाइप का एरिड क्लाइमेट होने से ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में भी इवेपोरेशन के लिए सुपर सैचुरेट होके प्रेसिपिटेट हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगेन यूओएच सिस्टम को और एक बार देख लो, तो ये देखो यूरेनिनाइट कहाँ बन रहा है, ये एक्वस जियोकेमिकल फील्ड का बाहर बन रहा है ना, ये सॉलिड यूरेनिनाइट क्रिस्टल बन जाएगा। और ये सब डिफरेंट यूओएच ओनली, बाकी सिस्टम को कंसीडर अगर ना करो, ओनली ऑक्सीजन हाइड्रोजन यूरेनियम का खेल अगर देखा जाए, तो इधर देखो यूरेनियम +6 में है, इधर +4 में हो जाएगा, ठीक है। +4 से +6 की तरफ खाली जाएगा धीरे धीरे, यही बात है। इधर इस साइड में जाने से OH बढ़ेगा, इतना ही ना। अगेन और एक बार इसको फिर देख लेते हैं, जूम इन करो। हिमाटाइट लिमोनाइट है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर फेंस है, ठीक है। तो इसके नीचे सब ऑर्गेनिक मैटर रहते रहेगा 0 के नीचे। सो ये सब डिफरेंट जगह का डिफरेंट टाइप का फेंस रहता है। इस साइड बेयोन जाने से लाइमस्टोन फेंस है ना। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, जस्ट ब्रीफली ये कर लेते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ये चीज डायग्राम। सो फर्स्टली आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑफ इंटरेस्ट, कौन सा स्पीसीज के बारे में काम करो, मतलब सोचना है। सभी एक साथ कर सकते हो, बट एक एक करके करना है। जैसे ऑर्गेनिक फेंस, FEMN फेंस, सो एक एक स्पीसीज को ऐसा वो लोग आइडेंटिफाई किया कि इसके बारे में किसको लाइन खींचना है, पहले उसको समझना है, फिर कंबाइन करो, लेकिन पहले एक एक करके करना है। सो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +6 ऐसे करके अरेंज करो। फिर वैसे आज सब कुछ ये ऑटोमेटिक इसमें होता है, डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का मैं नाम भी दे सकता हूँ, गैरेल्सन प्राइस में कोई भी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। फिर एस्टिमेट द एक्टिविटीज, दैट इज मोलाल कॉन्सेंट्रेशन। फिर टेक 2 स्पीसीज एट ए टाइम, इक्वेशन बनाओ, टेक रिड्यूस स्पीसीज विथ मोर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, जितना OH होगा राइट साइड में जाएगा, मोर ओवर ऑक्सीडेशन होने से ऊपर की तरफ जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ। सो टेक फ्री एनर्जीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल स्पीसीज, देन स्टार्ट कैलकुलेशन। दिस इज जस्ट मैं बोल दिया, लेकिन ये आप समझ में नहीं आने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज सॉफ्टवेयर कर लेता है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए हो जाना चाहिए। बट इतना कॉम्बर्सम जब एक फेंस बनाना उतना इजी टास्क नहीं है, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। सो मैनुअली कौन करता है आजकल, ये सब कोई भी नहीं करता है, बट फिर भी बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इधर ही हम लोग से खत्म करते हैं। नेक्स्ट में हम सोच रहे हैं आयोनिक पोटेंशियल के बारे में कुछ, जैसे कैसे रस्ट बनता है, मोबिलिटी, चार्ज बाई रेशियो क्या, चार्ज बाई रेडियस क्या है, आयोनिक पोटेंशियल है, तो इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।